जी स्टूडेंट, आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले करने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ रबर स्ट्रिंग और विद स्प्रिंग बैलेंस। मतलब एक सबसे पहले हमने स्टोन लेना और स्टोन के एक एंड को हमने या तो रबर स्ट्रिंग लगा देनी है या फिर उसके ऊपर स्प्रिंग बैलेंस लगा देना है। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और स्ट्रिंग एज शोन इन हिंग। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्टोन है, स्टोन के ऊपर क्या लगाया हुआ है? एक रबर बैंड लगाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे उसको क्या करना है? लटका देना नीचे। नोट द अलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। तो हमने देखना है कि जो स्ट्रिंग है वो क्योंकि हमने रबड़ बनाया है, रबड़ लगाई है, तो हमने देखना है कि रबड़ के स्टोन के बाहर से जो रबड़ है वो कितनी ज्यादा खींची जाती है। ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता लगेगा? हम स्प्रिंग बैलेंस से उसका क्या पता करेंगे? हाइट पता करेंगे। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन वाटर। तो उसी तब वही जो स्टोन है उसको हमने किस में डालना है? वाटर इन ए कंटेनर। जो एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है तो उसमें क्या डाल दे रहा है? वो स्टोन डाल दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू अलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रीडिंग ऑन द बैलेंस। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग की अलोंगेशन है, ठीक है, मतलब जो आपकी रबड़ की लंबाई है, तो उस पर क्या असर होता है जब हम उसको स्प्रिंग बैलेंस पे देखते हैं। तो यू विल फाइंड दैट अलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर इन द वाटर। तब हम देखेंगे कि जब हम उसे ये जैसे मतलब स्टोन के ऊपर जब हमने रबड़ बांधी हुई है, जब इसको हम पानी में लटकाते हैं तो इसकी जो लंबाई है, अलोंगेशन है, जो इसकी लेंथ है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे जो स्टोन है वो पानी में नीचे जाता है। हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट फुली इमर्स्ड इन द वाटर। मतलब जब पानी में पत्थर पूरी तरह डूब जाता है तो उसके जो उसकी लंबाई में कोई भी चेंज नहीं आता। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। मतलब इससे आप क्या अनुमान लगाते हो, क्या सोचते हो कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्यों डिक्रीज हो गई या फिर स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग है वो क्यों कम हो गई? वी नो दैट अलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ स्टोन। मगर हमें पता है कि जो अलोंगेशन आई थी, अलोंगेशन मतलब जो रबड़ खींची गई थी, ठीक है, या फिर स्प्रिंग बैलेंस की लंबाई आई थी, वो किसकी वजह से आई थी? स्टोन के वेट के कारण। ठीक है, सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वंस द स्टोन इज लोअर इन वाटर। जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स वहां पत्थर पे कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ताकि जो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीज, जिसके कारण जो नेट फोर्स है स्ट्रिंग पे वो कम हो जाती है और उसकी जो अलोंगेशन है और उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने अब पीछे पढ़ा था, इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोन्सी। The upward force exerted by water on the stone is known as buoyancy. What is the magnitude of buoyant force experienced by body? मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितनी बायोंट फोर्स को महसूस करती है? इज इट सेम इन ऑल फ्लूइड फॉर ए गिवन बॉडी? मतलब ये सभी लिक्विड के लिए सेम है। डू ऑल बॉडीज इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बायोंट फोर्स? मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन लिक्विड में सेम तरह की बायोंट फोर्स को महसूस करेगा? टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन कंटेन इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सभी क्वेश्चंस के जो जवाब है वो एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल में है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। मतलब जब हम किसी भी बॉडी को जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह या फिर आधा पानी में क्या करता है? डूब जाता है, तो वो कितनी अपवर्ड फोर्स महसूस करते रहे? जितना उसका क्या वेट है, जितना उसका भार है, वो उतनी अपवर्ड फोर्स को क्या करता है? महसूस करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, कोई भी बॉडी को जब हम पूरी तरह या फिर आधी तरह एक किसी बॉडी में डुबोते हैं, इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड। वो कितनी
डिस्प्लेस बाय इट, तो वो बॉडी जितने फ्लूइड के वेट को डिस्प्लेस करती है वो उतनी अपवर्ड फोर्स को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, नाउ यू एक्सप्लेन व्हाई फर्दर डिक्रीज इन द एलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, एज अ फुली, अब आपको समझ आ गया होगा कि वो कोई जो स्ट्रिंग है एक बार उसमें डिस्प्लेस आने के बाद वो दोबारा से उसकी जो लंबाई है वो क्यों नहीं खींची जाती, मतलब उसकी जो लंबाई क्यों नहीं डिक्रीज होती। ओके, तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इट इज यूज टू डिजाइन शिप एंड सबमरीन्स, वहां पे यूज होता है। ठीक है, लैक्टोमीटर बनाने में यूज होता है, विच आर यूज टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर विच आर यूज फॉर डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड अपॉन दीज प्रिंसिपल। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हमने इनको अच्छे से करना है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, अब हमारा उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज अ रिलेटिव डेंसिटी। हाँ देखा, हमें पहले पता था डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, द यूनिट ऑफ डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन रिमेन द सेम, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। मतलब जो किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो स्पेसिफाइड कंडीशन में सेम रहती है, इसलिए जो डेंसिटी है उसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी माना जाता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, जो डेंसिटी है वो हर सब्सटेंस के लिए क्या होती है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंसिटी ऑफ गोल्ड है वो है 119,300 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाइल दैट वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सब्सटेंस हेल्प टू डिटरमिन इट्स इम्प्योरिटी। किसी भी सैंपल की डेंसिटी से हम उसकी प्योरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट वाटर। मतलब ये हम किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है, पहले डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज अ रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी है, सो इट हैज नो यूनिट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड करना है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दिया है आपको, 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी 10.8। हाँ जी स्टूडेंट, देखो हमें हमने न्यूमेरिकल करना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी दी है, 10.8, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 10.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर ये कितनी दी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें पता है तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फार्मूला है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है, 10.8। डेंसिटी ऑफ वाटर हमने क्या करना है, सिल्वर पता करनी है, और वाटर की डेंसिटी क्या दी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 10.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 10 आ जाएगा। 108/10 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 10800 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये कि आपके पास आ गई डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है,
तो आपने ये जो न्यूमेरिकल है वो इस अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक्स पे इस अकॉर्डिंग ही अपनी नोटबुक ये न्यूमेरिकल है सॉल्व करना है।